हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शक्ति यानी कि आपका ऊर्जा संसाधन है, इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का 3 पार्ट में 3 वीडियोज में मुख्य रूप से इसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लिया था। जिन भी बच्चों ने अभी तक उन थ्योरी एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोग थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ से जो भी प्रश्न आपका लघु उत्तरीय बनेगा या फिर आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, आसानी से आप लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, आसानी से हल हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में, जो आपका बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इस चैप्टर का मुख्य रूप से 46 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और इस प्रकार से सॉल्यूशन कर लेंगे कि इस चैप्टर का कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला, इससे कोई और ही प्रश्न नहीं आने वाला। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न को देखेगा, ये प्रश्न आपका 2 बार आया हुआ है, 2019 का फर्स्ट सेकंड सेटिंग और 2021 का यानी कि आपका 2021 में भी आया हुआ है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिए, ये अभी आपका 2019 का फर्स्ट सेटिंग में आया हुआ है। यानी कि जो आपका बोर्ड परीक्षा में बार बार क्वेश्चन रिपीट होने की जो आपका ट्रेडिशन है बच्चों, इसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। एक बार चैनल में जुड़ने से पहले अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? आपको पूछ रहा है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत या फिर कोयला। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला क्या है, प्रमुख रूप से ये आपका प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। लेकिन जो विद्युत है ये आपका प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न आपका 2 से 3 बार आया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर आपका प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी कि विद्युत सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये आपका 2019 में फर्स्ट सेटिंग में आया हुआ है और यही प्रश्न 2019 का सेकंड सेटिंग में भी आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, और जिन प्रश्नों का आंसर आप लोगों को नहीं आएगा तो उस प्रश्न को कम से कम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर अपना स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। और जिनके भी प्रश्न आपको आते हैं क्या कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और जो है वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपका टोटल कितना मार्क्स आया है। ठीक है, आपको बताना है कि सर टोटल जो है मेरा 50 मार्क्स आया, 46 में 40 मार्क्स आया या 30 आया, 35 आया। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बच्चों की जो है तैयारी किस प्रकार की है ना। चलिए, तीसरा प्रश्न है, कोयला है अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से जो आपका कोयला है बच्चों, ये आपका समाप्त होने वाला है और समाप्त होने वाला जो संसाधन होते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कोयला हो, पेट्रोल हो, जीवाश्म ईंधन हो, प्राकृतिक गैस हो, ये क्या है, तो प्रमुख रूप से ये आपका समाप्त होने वाला है। इसका भंडारण क्या है, सीमित है, यानी कि एक निश्चित समय के बाद ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि इसका पुनर्चक्रण करना असंभव है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? यानी कि आपको पूछ रहा है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, वायु गैस, ज्वारे गैस, सौर ऊर्जा या फिर आपका कोयला। तो प्रमुख रूप से बच्चों यानी कि वायु, ज्वारीय और सौर ऊर्जा का जो हम लोग उपयोग है, इसका हम लोगों ने उपयोग अभी वर्तमान में सीखा है। लेकिन जो कोयला है ये हम लोगों ने पहले से ही इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर प्रमुख रूप से परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर परंपरागत, देखिए बच्चों, एक होता है परंपरागत और एक होता है आपका गैर परंपरागत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परंपरागत स्रोत के अंतर्गत प्राकृतिक गैस आते हैं, कोयला आते हैं, पेट्रोलियम आते हैं, जबकि गैर परंपरागत में वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे चीज आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गैर परंपरागत पूछ रहा है, तो गैर परंपरागत पूछ रहा है मतलब प्राकृतिक गैस कैसा है, परंपरागत है सूर्य किरण। हमको सूर्य की किरण तो बहुत, जब से सूर्य बना है तब, जब से दुनिया बनी है तभी से सूर्य का प्रकाश दुनिया को मिल रही है ना। तो सूर्य किरण भी क्या है बच्चों, आपका परंपरागत स्रोत है। कोयला परंपरागत स्रोत है, जबकि जल से जो है प्रमुख रूप से ऊर्जा जो अभी उत्पन्न किया जाता है, ये आपका गैर परंपरागत स्रोत है, यानी कि पहले ये आपका वर्तमान नहीं था बच्चों। ठीक है, यानी कि मौजूद नहीं था। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, इसमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? आपको ये आपका 2021 में बोर्ड मॉडल पेपर में आया हुआ है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत आपको बताना है, ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या फिर आपका प्राकृतिक गैस। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, पारंपरिक हो जाएंगे, जबकि ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा अभी मैंने बताया था, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारे क्या है, आपका पारंपरिक है, यानी कि गैर पारंपरिक स्रोत है। ये ऑप्शन आपका 6 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? यानी कि आपको बताना है भारत में जो है ऊर्जा का प्रमुख जो स्रोत है, सोर्स है, वो कौन सा है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या फिर आपका जल विद्युत है? तो प्रमुख रूप से बच्चों ये आपका कोयला ही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका 7वें नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है। ध्यान दीजिएगा, आपको पूछ रहा है गोंडवाना युग, यानी कि जो आपका गोंडवाना जो खान है बच्चों, वहां पर जो चट्टानों में जो भारत का कितना प्रतिशत कोयला पाया जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। 80%, 90%, 94% या फिर आपका 98%। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, गोंडवाना में जो है सबसे अधिक, भारत का सबसे अधिक जो आपका कोयला का जो भंडार है सबसे अधिक इसी खान में है। और कितना परसेंट है, तो 98%, यानी कि 98% मौजूद है इस खान में। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, यानी कि जो आपका गोंडवाना समूह है इसका निर्माण कब हुआ था, यानी कि इनके कोयले का निर्माण कब हुआ था। 2021 का प्रश्न है। 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पेट्रोलियम गैस हो, प्राकृतिक गैस हो, या फिर आपका कोयला हो, इसके निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लगता है, यानी कि करोड़ वर्ष लगता है। तो 20 करोड़ वर्ष यहाँ पर प्रमुख रूप से गोंडवाना समूह के कोयले के निर्माण में लगा था। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2021 का ये आपका प्रश्न है। ये दूसरा आपका 10वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2010 यानी कि 2018 का फर्स्ट सेटिंग में, 2021 का सेकंड सेटिंग में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। प्रश्न है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा एंथ्रासाइट। जिन्होंने भी चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट किया है वो तो सारा बहुत ही हलवा लग रहा होगा, ये सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से कमेंट कर रहे होंगे, है ना, प्रमुख रूप से, क्योंकि इन सारे चीज़ों का हम लोगों ने व्याख्या बहुत अच्छी तरह से चैप्टर में कर लिया था। एंथ्रासाइट यानी कि मैंने बताया था कोयले का 4 प्रकार होता है। सबसे पहला एंथ्रासाइट, दूसरा आपका बिटुमिनस, तीसरा आपका लिग्नाइट, चौथा आपका पीट। तो सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है, आपका एंथ्रासाइट। सबसे खराब आपका पीट होता है, जिसमें यानी कि जिसमें कार्बन की जो मात्रा है बहुत ही कम पाई जाती है, यानी कि 30% से भी कम पाई जाती है पीट में, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धुआं उत्पन्न करता है। सबसे घटिया कोयला कौन सा है, 2021 का प्रश्न है, सेकंड सेटिंग का। अभी मैंने आपको ऊपर में बताया सबसे घटिया कोयला कौन सा होगा, जो सबसे ज़्यादा धुआं उत्पन्न करेगा, जो सबसे कम ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो पीट जो है बच्चों सबसे घटिया है। यहाँ पर आपका 11 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। आपको बताना है, 2020 का फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो राज्य जो है प्रमुख रूप से बिहार से अलग हुआ है। तो भारत में जो कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है बच्चों, वो आपका झारखंड है। कौन सा है, झारखंड। झारखंड का झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ये सारे क्या है, प्रमुख रूप से कोयला उत्पादक जिले हैं। ठीक है, तो झारखंड आपका पहला यानी कि सर्वप्रथम आपका सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है कोयला, यानी कि कोयला का उत्पादन में। 13वां नंबर का प्रश्न है कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, यानी कि जो आपका कालाकोट कोयला जो क्षेत्र है ये किस में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, या फिर आपका जम्मू कश्मीर। तो यहाँ कहाँ पर है आपका बच्चों, मध्य प्रदेश में होगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 13वें नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, यानी कि आपको पूछ रहा है खनिज तेल का विशाल भंडार। 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। असम, राजस्थान, बिहार, या फिर आपका प्रमुख रूप से तमिलनाडु। तो खनिज तेल का सबसे यानी कि विशाल भंडार है बच्चों आपका असम में। और असम में ही सबसे पहला आपका तेल परिष्करण के लिए आपका लगा था कौन सा, असम का डिगबोई। सबसे पहला आपका तेल शुद्धिकरण के लिए लगाया गया वहाँ पर आपका संयंत्र था। 15वां नंबर का प्रश्न है पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है, यानी कि जो आपका पेट्रोलियम होते हैं ये किन प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, रूपांतरित चट्टान, या फिर आपका प्रत्येक। तो प्रमुख रूप से बच्चों ये आपका रवेदार यानी कि परतदार चट्टान में पाए जाते हैं, यानी कि वे चट्टान जो लेयर दर लेयर बना रहता है बच्चों। किस प्रकार से, तो ये आपका एक लेयर हो गया, फिर उसके बाद दूसरा लेयर हो गया, तीसरा लेयर हो गया। तो इस प्रकार से इन लेयरों के बीच क्या होते हैं, इन लेयरों के बीच यानी कि इन परतों के बीच क्या होता है आपका प्राकृतिक यानी कि जो पेट्रोलियम मौजूद रहते हैं। तो स्पेशली रूप से यहाँ पर राइट आंसर 15वां नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने ऊपर में आपको बता दिया था इसका आंसर। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, अभी मैंने आपको बताया था डिगबोई जो है आपका असम में स्थित है और ये आपका तेल क्षेत्र सबसे पहला आपका भारत का सबसे पहला तेल क्षेत्र है। ठीक है, तो आप असम का डिगबोई ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है। जो अंकलेश्वर नामक स्थान है यहाँ पर बच्चों किस प्रकार का यानी कि कौन सा ऊर्जा संसाधन का कौन सा यहाँ पर संसाधन रिसोर्स स्रोत मौजूद है, कोयला, जल शक्ति, या फिर आपका अणुशक्ति, या फिर आपका खनिज। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बच्चों, खनिज तेल। अगला प्रश्न है 18 नंबर का मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, यानी कि जो मुंबई हाई है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, या फिर आपका परमाणु शक्ति हेतु। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा ये जो मुंबई हाई है बच्चों
खनिज तेल हेतु के लिए यानी कि खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि खनिज तेल का उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा, दो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, बच्चे यहाँ पर आपका कंफ्यूज कर जाते हैं, गलत आंसर करके आ जाते हैं। एक ऑप्शन रहेगा तेल शोधक कारखाना, एक रहेगा खनिज तेल। तो तेल शोधक कारखाना रहता है, बच्चे लोग जो है बी ऑप्शन मार देते हैं यहाँ पर, लेकिन राइट आंसर कौन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि मुंबई हाई जो है प्रमुख रूप से खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। 19वां नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यानी कि जो आपका पहला भारत का जो तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? 2021 का प्रश्न है, और ये आपको मैंने ऊपर अभी जस्ट बताया था, असम का डिगबोई। याद रहेगा ये, इसको कभी नहीं भूलना है, ये प्रश्न आपका बार बार आते रहेगा। तो असम का जो डिगबोई है, ये भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना यानी कि तेल का शुद्धिकरण के लिए लगाया गया कारखाना था। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? यानी कि भारत में जो है एक वर्ष में यानी कि वार्षिक जो उत्पादन है खनिज तेल का कितना है? 72 लाख टन, 7 करोड़ टन, या फिर 3 करोड़ टन, या फिर आपका 9 करोड़ टन? तो ध्यान रखिएगा, 9 करोड़ टन यानी कि वार्षिक जो उत्पादन है भारत में खनिज तेल का, वो आपका 9 करोड़ टन है, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों, राइट आंसर क्या होगा आपका? जो प्राकृतिक गैस होती है ये किस खनिजों के साथ पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपका 2021 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है, और हमेशा प्राकृतिक जो गैसें होती है बच्चों, ये आपका पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? यानी कि प्राकृतिक गैसों के जो भंडार मिले हैं ये कहाँ पर मिले हैं? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, त्रिपुरा, या फिर आपका मध्य प्रदेश? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो है प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, कोयला कोयला का भंडार पूछेगा तो बताना है आपको सबसे पहले झारखंड। अगर तेल शोधक कारखाना सबसे पहला पूछेगा तो असम का डिगबोई, और प्राकृतिक गैस का भंडार पूछेगा तो आपको बताना है छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला प्रश्न है 23वें नंबर प्रश्न का, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई? यानी कि सबसे पहला जल विद्युत यानी कि जल से विद्युत उत्पादन करने के लिए जो आपका स्थापना किया गया था संयंत्र का, वो कहाँ पर? कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, या फिर आपका गुजरात में? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। सबसे पहला जो जल विद्युत गृह स्थापना किया गया था वो तमिलनाडु राज्य में किया गया था, जो कहाँ पर आता है? आपका दक्षिण भारत में आता है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका भाखड़ा नंगल परियोजना है बच्चों, ये आपका सतलज नदी पर है। कौन सा नदी पर है? सतलज। भाखड़ा नांगल दो राज्यों में है बच्चों, भाखड़ा पंजाब में है, नांगल हिमाचल प्रदेश में है। दोनों राज्य मिला करके प्रमुख रूप से भाखड़ा नांगल परियोजना है। और ये किस नदी पर है? तो ये बांध आपका सतलज नदी पर है, और इस बांध के कारण एक कृत्रिम सागर का निर्माण होता है। उस सागर का नाम है गोविंद सागर झील, यानी कि गोविंद सागर जलाशय, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न भी आ गया आपका, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ पर स्थित है, या फिर ये किससे संबंधित है? 2021 का सेकंड सिटिंग में प्रश्न आया हुआ है बच्चों। तो मैं आपको बताया अभी, गोविंद सागर जो आपका कृत्रिम जलाशय है बच्चों, ये किसके कारण उत्पन्न यानी कि इसका निर्माण हुआ है? तो जो भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल जो बांध निर्माण किया गया था उसके कारण ये आपका सागर का निर्माण हुआ है। तो ये आपका कृत्रिम जलाशय है, और ये है आपका भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा जो परियोजना है वो झारखंड राज्य की परियोजना है। भाखड़ा नंगल परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, दामोदर, या फिर आपका रिहंद? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है राइट आंसर दामोदर घाटी परियोजना सही हो जाएगा बच्चों। दामोदर जो नदी है ये आपका झारखंड से होकर के बहती है, और यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना ये प्रमुख रूप से झारखंड राज्य में है। और झारखंड राज्य का ये आपका बहुउद्देशीय परियोजना है। जहाँ तक बात की जाए भाखड़ा नंगल की, तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका भाखड़ा नंगल जो परियोजना है सतलज नदी पर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए। बाकी जो नर्मदा घाटी परियोजना है ये तो आप लोग जानते हैं बच्चों, मध्य प्रदेश। और रिहंद परियोजना ये आपका उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के लिए है ना। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्योग्राफी में बार बार आने वाला ये प्रश्न आपका है कि जो है बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन? ये तो सीधा सीधा आप लोग राइट आंसर कर देंगे, कोसी। कोसी जो नदी है बच्चों ये आपका नेपाल से निकलती है, ये आपका नेपाल से निकलने वाली नदी है, ठीक है। और ये इसको बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है, ये अपना रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा बदल देता है, यानी कि अपार धन और जान माल की क्षति होती है इसके कारण। यानी कि हमेशा ये इसमें जो है हर बार बहुत ही खतरनाक बाढ़ आता है। कोसी नदी पर परियोजना यानी कि बांध भी बना गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य है बाढ़ पर नियंत्रण करना। ठीक है, यानी कि कोसी नदी पर जो बांध बनाया गया है उसका एक ही उद्देश्य है बाढ़ पर नियंत्रण। 28वां नंबर का प्रश्न है, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? देखिए प्रश्न आपका आ गया, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है बाढ़ का नियंत्रण है? हीराकुंड, भाखरानंगल, चंबल या फिर कोसी? अभी मैंने बताया था कोसी नदी प्रमुख रूप से ऐसी नदी है जिस पर ऐसा बांध बनाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ पर नियंत्रण करना। बाकी जितने नदियों पर मुख्य रूप से बांध का निर्माण किया था बच्चों, उसका एक ही उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत का निर्माण किया जाए, विद्युत का उत्पादन हो, उसके बाद सिंचाई के लिए यानी कि नहरों को जल आसानी से मिल सके, अलग अलग प्रकार के नहरों को यानी कि दूसरी तरफ से विस्तार करके, जैसे आपका जो भाखड़ा नंगल परियोजना है बच्चों, वहाँ से जो आपका ये निकाला गया है राजस्थान के लिए मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर या फिर अलग अलग प्रकार के नहरें निकाली गई है सिंचाई के लिए। तो इम्पोर्टेंट रूप से जितने भी बांध होते हैं नदियों पर बनाए जाते हैं वो मुख्य रूप से सिंचाई हो या फिर विद्युत उद्योगों को उत्पादन सप्लाई या विद्युत सप्लाई हो, अन्य प्रकार की कार्य किए जाते हैं। लेकिन कोसी जो है आपका बांध ये प्रमुख रूप से बाढ़ पर नियंत्रण के लिए है। अगला प्रश्न है, रिहंद नदी जो है, रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी, गंडक नदी, चंबल नदी या फिर आपका गंगा? तो प्रमुख रूप से जो आपका रिहंद है बच्चों ये आपका सोन नदी है और ये आपका उत्तर प्रदेश में सोन नदी में मिल जाती है। रिहंद बांध किस राज्य में है? जो रिहंद बांध है ये किस राज्य में है बच्चों? तो आपको ध्यान रखिएगा, रिहंद बांध ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 30वें नंबर प्रश्न का। जल्दी से आप लोग कमेंट करते जाइएगा, एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था हीराकुंड परियोजना के बारे में, जो आपका किस नदी पर है? तो प्रमुख रूप से ये आपका महानदी पर है। और ये महानदी पर किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड जो परियोजना है, हीराकुंड जो बांध है, प्रमुख रूप से ये आपका उड़ीसा राज्य में है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 31 नंबर का कौन सा नदी हो जाएगा? महानदी पर बनाया गया है, जो सबसे क्या है, सबसे लंबा बांध। अगर सबसे लंबा बांध पूछा जाए भारत का तो कौन सा है आपका? हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा बांध तो भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध है। 2020 का सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार या फिर उड़ीसा? अभी मैंने बताया ये आपका हीराकुंड जो बांध है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस नदी पर है? तो महानदी पर स्थित है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो सबसे लंबा जो भारत का बांध है बच्चों वो आपका हीराकुंड बांध है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में जो सबसे लंबा बांध है बच्चों ये आपका कौन सा है? तो अभी मैंने बताया आपको हीराकुंड बांध, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? सबसे अधिक यानी कि यूरेनियम का जो उत्पादन होता है या यूरेनियम का जो भंडार है वो कहाँ पर है? 2019 का फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है। असम का डिगबोई या झारखंड का झड़िया या घाटशिला या फिर आपका जादूगोड़ा? तो ध्यान रखिएगा यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक राज्य केंद्र है वो आपका जादूगोड़ा है। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूरेनियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो परमाणु संयंत्र यानी कि जो आपका प्रमुख रूप से परमाणु यानी कि जो आणविक जो होते हैं बच्चों अधिक जिसका भार होते हैं परमाणु भार, इससे क्या किया जाता है? इसको बम्बार्डिंग करके प्रमुख रूप से इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? यानी कि कौन सा जो खनिज है केरल के तट पर, केरल के कोस्टल एरियाज में प्रमुख रूप से बालू के रूप में मिलता है? यूरेनियम, कोयला, थोरियम या फिर आपका सोना? तो बच्चों थोरियम जो है आपका ऐसा खनिज है जो आपका केरल में बालू के रूप में मिलता है। ठीक ठीक है, ध्यान रखिएगा थोरियम। 37 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 का सेकंड सिटिंग में आया हुआ प्रश्न है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये कहाँ पर है? किस राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र? जिन बच्चों ने अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ा है, जिन बच्चों ने मेरे साथ थ्योरी को एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया, थ्योरी को कंप्लीट किया था, उनका तो आसानी से सारा प्रश्न आसानी से हल हो रहा होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर बार बार बताया था तारापुर जो परमाणु है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, मुंबई के निकट स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि एशिया का सबसे बड़ा तो कौन सा है सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र? तारापुर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहला, भारत का सबसे पहला यानी सबसे प्रथम आपका जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कौन सा है? तो तारापुर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए 2011 का क्वेश्चन है कि भारत का जो पहला ऊर्जा केंद्र है परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तारापुर में स्थित है, मुंबई के निकट। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर में बताया था आप लोगों को। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह
तारापुर, कलपक्कम, नरोड़ा या फिर कैगा 2021 का फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैंने बताया बच्चों, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, जितना सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि बच्चों जब तक आप लोग माइंड में नहीं रखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव जो है सीधा सीधा आपका मार्क्स लेकर के गायब हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आप अगर गलत करते हैं एक मार्क्स लेकर के चले जाएगा बच्चों। अगर 5 ऑब्जेक्टिव गलत किए तो 5 मार्क्स चले जाएगा सीधा सीधा। अगर आपका सब्जेक्टिव के रूप में रहता है, कुछ भी लिखते हैं, कम से कम टीचर लोग, शिक्षक लोग क्या कर लेते हैं, कुछ ना कुछ नंबर दे देते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है कंप्यूटर के द्वारा चेकिंग होता है। जब कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है तो इसमें जो है करने की या फिर आपका अलग से मार्क्स देने की कोई संभावना रहती ही नहीं है, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो है कहाँ पर है, वो आपका तारापुर में, भारत में, महाराष्ट्र के मुंबई के निकट। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, यानी कि जो आपका थर्मल इलेक्ट्रिक जो पावर है, थर्मल पावर जो है, इसका उदाहरण कौन सा है, गया, बरौनी, समस्तीपुर या फिर कटिहार। तो ये आपका बिहार से संबंधित है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा समस्तीपुर ताप विद्युत केंद्र है। जबकि बरौनी क्या है, तो बरौनी ये आपका तेल शोधक कारखाना है, यहाँ पर तेल का परिशुद्धीकरण के लिए लगाया गया बरौनी में, ठीक है। ध्यान रखिएगा बिहार का एकमात्र आपका बरौनी में है तेल शोधक कारखाना। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 में फर्स्ट सेकंड सेटिंग और 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी कि भारत के उस राज्य का आपको नाम बताना है जिसमें जो है सबसे अधिक सौर ऊर्जा का विकास की संभावनाएं है। असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर आपका मेघालय। तो आपका गुजरात और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं बच्चों जहां पर सबसे अधिक सौर ऊर्जा का संभावना है, यानी कि सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है। तो इसमें से देखिए कहाँ पर, गुजरात या फिर राजस्थान में कौन सा आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो राजस्थान दिया हुआ है। तो राजस्थान को आप लोग टिक कर लीजिएगा। जिस ऑप्शन में राजस्थान गुजरात दोनों रहेगा तो वहां पर आप लोग उस दोनों को टिक करना है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जो आपका पवन ऊर्जा है बच्चों, ये किस प्रकार की संसाधन है, मानव निर्मित, अनवीकरणीय, नवीकरणीय या फिर आपका जैव। जो पवन ऊर्जा है बच्चों, ये आपका नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये आपका कभी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। इसका भंडारण क्या है, असीमित है, यानी कि बहुत ही अपार, इसकी अपार मात्रा मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा नवीकरणीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा दोहन किस देश में होता है। यानी कि सबसे अधिक जो पवन ऊर्जा का जो दोहन होता है बच्चों, वो किस देश में होता है। ध्यान रखिएगा नीदरलैंड। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नीदरलैंड बच्चों ये एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन होता है, सबसे अधिक पवन ऊर्जा संयंत्र भी लगा हुआ है। ज्वार ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। यानी कि जो ज्वार ऊर्जा होती है बच्चों, ज्वार भाटा आता है ना समुद्रों पर, तो वो जो ऊर्जा है ज्वारीय ऊर्जा, वो किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत या फिर आपका जैव। तो ये आपका नवीकरणीय है बच्चों, बार बार, यानी कि ये आपका इसका भंडारण क्या है, असीमित है, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, इसका पुनर्चक्रण हो सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 44वें नंबर प्रश्न का। सेकेंड लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, गंगा नदी में या फिर आपका कोसी नदी में। ध्यान रखिएगा बच्चों, गुजरात में जो आपका खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी है, वहीं पर ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा का सबसे अधिक संभावना है। तो यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन खंबात की खाड़ी सही हो जाएगा बच्चों। कहाँ पर है खंबात की खाड़ी, ये आपका गुजरात में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसके लिए ये आपका अनुकूल है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के लिए। और इसके अलावा कौन सा है, तो कच्छ की खाड़ी भी कहाँ पर है, गुजरात में ही मौजूद है। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, जल्दी से इसका कमेंट कीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद बताइए आप लोग जल्दी से आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है टोटल। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है। सबसे अधिक जो विद्युत की खपत होती है वो किन कार्यों में होती है, घरेलू कार्य, व्यापारिक कार्य, उद्योगों में या फिर आपका कृषि कार्यों में। तो प्रमुख रूप से बच्चों सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन, आपका विद्युत का जो प्रयोग है, खपत है, वो उद्योगों में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी आपका सही हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कितना किसका मार्क्स आ रहा है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने किस प्रकार से चैप्टर को कंप्लीट किया था, ठीक है। चलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो, ठीक है। पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहिए। आप लोगों का एक ही एम होना चाहिए बच्चों की 95% प्लस मार्क्स आप लोगों को गेन करना है किसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। और उसके बाद आप देश की सेवा में आगे आना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।